जबरान, बहुत ही फिनोमिनल आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस सारे काम के पीछे एक चीज जो हमें नजर आती है वो ये कि एक इंसान जो उसका रेवेन्यू $400 मिलियन पे पहुंचता है अमेजोन के ऊपर, जब उसके पास स्ट्रेंथ आती है, जब उसके पास वो मसल आता है, तब वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है। आपने बताया कि जो जो लोग भी ई कॉमर्स पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं वो अभी तक टॉप 10,000 में भी नहीं पहुंच पाए हैं। हम और जबरान न्याज कैसे पैदा कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेंड में है, इस वक्त लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं। आ, आप माशाल्लाह हर चीज़ सिखाने को तैयार हैं। क्या आप उनको कोई ये जो जिस तरह से सनी का सिस्टम बना हुआ है या साकिब का बना हुआ है, क्या आप इस तरह से एक सिस्टम भी बना के दे सकते हैं कि आप उनमें से जो टॉप के क्रीम के लोग हैं उनको पकड़ के $10 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन की रेवेन्यू वाले अमेजोन की दुकानें सेटअप करा सकें? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मुझे लगता है कि मुझे तो 2-3 दिन के तक नींद नहीं आएगी इस इंटरव्यू को करने के बाद। मेरे साथ जिब्रान है, जो कि यूरिका के फाउंडर हैं और फिनोमिनल आदमी है। ये सब बातें आपको पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद ही समझ में आएगी। कुछ नंबर्स मैं इनके शेयर करना चाहूँगा। जिब्रान, आपकी इजाज़त है जो नंबर्स आपने बताए वो शेयर करूँ या नहीं करूँ? जी जी। जी जी प्लीज। इनकी जो एनुअल टर्नओवर है इस वक्त, वो अमेजोन के ऊपर जो टॉप 10 दुनिया के अंदर सेलर्स हैं उनमें आती है। और $400 मिलियन साल से ज्यादा का इनका टर्नओवर है। उसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में फैक्ट्रियां लगाई हैं और उसकी एक्सपोर्ट इस वक्त इनकी $89 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है। 1 अरब रुपए साल से ज्यादा की पहुंच चुकी है। बल्कि 1 अरब से काफी सारे ज्यादा होते हैं, 2 अरब से ज्यादा बन जाते हैं मेरे ख्याल। तो जिब्रान, सबसे पहले तो आपको एक सिविल सल्यूट। मैं तो फौजी नहीं हूँ, और जो आप कर रहे हैं, जो आपकी मैंने बातें सुनी हैं, वो तो जैसे मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन तक नहीं सो सकूंगा। अब आप दोबारा वो सारी बातें सबको सुनाएं जो आपके अंदर भरी हुई हैं, और आप चाहते हैं कि मिथ्स भी तोड़ें और लोगों को पता भी चले, और आप क्या करना चाहते हैं। Over to you. जी जी, श्योर श्योर। तो जाहिर है कि इससे पहले भी कुछ लोग अगर मेरे बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, तो उनको पता है कि मैंने तकरीबन 10-11 साल पहले अमेजन पे सेलिंग स्टार्ट की। और स्लोली एंड ग्रेजुअली शुरू में हमने कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से परचेज की और फिर अमेजन पे बेची। फिर जब हमें पता चला कि एक रियलिटी चेक आया कि पाकिस्तान में तो ज़्यादातर चीज़ें बनती नहीं है, जब मजीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाइना से प्रोडक्ट्स लेके यूएसए, यूके, यूरोप और कनाडा, इन सब की मार्केट्स में बेचने के लिए हमने चाइना से सोर्स की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर ली, 7-8 साल में एक बड़े सेलर बन गए। लेकिन एक थोड़ा सा था कि मतलब अब यूएसए में चीजें बेच रहे हैं, ज्यादातर ले चाइना से रहे, तो पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं हो रहा। और तो जब देखा कि एक मकाम पे पहुंच गए, तो फिर सोचा कि नहीं यार, अब इसको कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान गए, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मुलाकात की, कोशिश की कि कुछ चीजें पाकिस्तान से हम ले सकें, कुछ चीजों को कन्विंस, कुछ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ये चीजें पाकिस्तान में हमारे लिए बना लें। लेकिन उन्होंने वहां से यही फीडबैक आया कि ये पाकिस्तान में बनाना मुमकिन नहीं है, फीजिबल नहीं है, आसान नहीं है, नामुमकिन है। पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है कि आप बना सकते हैं। तो जब बड़ी मायूसी हुई तो फिर देखा कि यार अब कुछ तो करें। तो फिर हमने फिर 3 साल पहले पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट की, लैंड ली, कंस्ट्रक्शन की, 1 साल लग गया। और फिर 2020 में हमने जो है वो इवेंचुअली थोड़ी बहुत प्रोडक्ट जो हमें आती थी आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू की। तो जो भी प्रोडक्ट हम लगाते थे उसकी शुरू में यही लोग फीडबैक देते थे कि भाई ये तो चाइना में ही बनती है, कहीं और बन ही नहीं सकती, और सस्ती तो पाकिस्तान में पड़ ही नहीं सकती। यहाँ पे तो बिजली बहुत महंगी है, यहाँ पे तो गैस का कनेक्शन नहीं मिलता, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, सरकारी इदारे तंग करते हैं, और पाकिस्तान में तो रॉ मटेरियल नहीं मिलता। तो जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखी, समझा,
तो पता चला कि हकीकत बिल्कुल इसका रिवर्स थी। और जो बताया कि चाइना में ऐसे ऐसे लोग थे पाकिस्तान में जो बताते थे कि भाई चाइना में पाकिस्तान से लेबर सस्ती है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो भाई 20 साल से 15 साल से चाइना जा रहा हूँ, 10 साल से चाइना जा रहा हूँ, उनकी लेबर तो हमसे 7 गुना महंगी है। तो जब लोग मुझे ऐसी बातें करते थे तो मुझे एहसास होता था कि इसका मतलब है कि ये सब इन लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो फिर हमने वो प्रोडक्ट्स जो खासतौर पे चाइना में बनती थी, जैसे माइक्रोफाइबर बेडशीट्स हैं, कंफर्टर्स हैं, पिलोज हैं, वाटर प्रूफ बेडिंग है, नेट्स बेडिंग है, इसके अलावा प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर है, कास्ट आयरन कुकवेयर है, वेलवेट हैंगर्स हैं। एक लंबी लिस्ट है ऐसी प्रोडक्ट्स की जो पाकिस्तान में बनती ही नहीं है, कभी एक्सपोर्ट ही नहीं हुई पाकिस्तान से, किसी ने इस तरह की कोशिश ही नहीं की उनको बनाने की। तो जब हमने इनके आहिस्ता आहिस्ता प्लांट लगाना शुरू किए तो थोड़ा सा जाहिर है कि हमें भी थोड़ा डर लगता था कि इन्वेस्टमेंट कर दें और बाद में हमें वो महंगी पड़े चाइना से। लेकिन जब एक दो चीजें बना ली, देखा कि इसमें तो हमें या तो चाइना से कम कॉस्ट आ रही है या करीब आ रही है, तो फिर हमें थोड़ा हौसला हुआ। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा प्लांट्स लगाना शुरू किए और फिर हमने नई से नई चीजें लगाना शुरू किया और फिर भी मजा भी आने लगा कि भाई ठीक है, अब कोई भी काम कर रहे हैं जब आपको बार बार सक्सेस हो रही है और खास तौर पे इनोवेट कर रहे हैं आप कि यार ये चीजें पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं की है। आप पहले शख्स हो के जो वेलवेट हैंगर बना रहे हो, आप पहले शख्स हो जो पाकिस्तान से लार्ज स्केल पे नॉन स्टिक कुकवेयर एक्सपोर्ट करोगे, आप पहले शख्स हो जो पाकिस्तान से प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स कमर्शियल बेसिस पे इतने लार्ज पे एक्सपोर्ट करोगे, वाटर प्रूफ बेडिंग आप पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन जाओगे, या माइक्रोफाइबर बेडशीट्स या कंफर्टर्स या पिलोस के सबसे बड़े पाकिस्तान के एक्सपोर्टर बन सकते हो। किसी ने इस काम को कभी इतने लार्ज स्केल पे करने के लिए ना उस पर उतनी कोशिश की। तो फिर पता चला कि जी जो फैब्रिक है सब लोग बाहर से ला रहे हैं, माइक्रोफाइबर का पाकिस्तान में कम लोग बना रहे हैं। तो फिर हमने उस पर वर्किंग की, पाकिस्तान में वाटर जेट लूम्स लगाई। लोगों ने कहा कि भाई ये तो पानी से चलती हैं, ये कैसे चलेंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो पानी नहीं है। पता चला पानी रिसाइकल हो सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। और फिर जब हम शुरू में जब गए पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के पास तो उन्होंने कहा कि भाई आप फैक्ट्री ना लगाएं, आपके पास तो हम तो गैस से बिजली बनाते हैं, हमें तो आधी कीमत की पड़ती है, आप तो फिजिबल ही नहीं होंगे, आपका तो सारा नुकसान ही हो जाएगा। अब जब मैंने 89 मिलियन की एक्सपोर्ट करके देखा कि मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो तो मेरा 1.4% है टोटल कॉस्ट का। इसका मतलब ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की वजह से आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं चला सकते, तो 1.4% तो एक बड़ी नॉमिनल कॉस्ट है एज कम्पेयर टू कि चाइना से हमारी 7 गुना जब लेबर कम है, हम तो वहां से आराम से मार्जिन कम्पीट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा शायद लोगों को खो के शायद इस 89 मिलियन में शायद हम कट्टू पैक ही करते हैं, बड़ी हैवी मशीनरी नहीं इस्तेमाल करते, लोग ये आर्गुमेंट यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास लूम्स भी हैं, हम अपनी कपड़ा खुद बनाते हैं, हमारे पास डाइंग भी है, हम अपना कपड़ा खुद डाई करते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ हम यहाँ तक हम अपनी एसेसरीज खुद बनाते हैं, अपना इलास्टिक खुद बनाते हैं, अपनी जिप खुद बनाते हैं, अपना पॉली बैग खुद बनाते हैं, अपना पीवीसी जिपर बैग खुद बनाते हैं, अपना कार्टन खुद बनाते हैं। यानी कि हम हर एसेसरी जो अक्सर लोग चाइना से मंगा रहे होते हैं वो हमने इन हाउस बनाई। और उसके बाद भी हमारी एनर्जी कॉस्ट जो है वो बड़ी अंडर कंट्रोल थी। तो ये भी बहुत ही ऐसी मिथ थी। और फिर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जैसे पॉलिस्टिपिल फाइबर है जो कंफर्टर पिलोज में इस्तेमाल होता है, या वाटर प्रूफ बेडिंग है। मतलब इसमें आप देखें कि कभी भी मैं इंटरनेशनल ट्रेड शोज में गया हूँ, इतने सालों से मैं दुनिया के बड़े तमाम ट्रेड शोज में जाता हूँ, कंफर्टर के स्टॉल पे कभी पाकिस्तानी बंदा नहीं खड़ा, पिलो के स्टॉल पे कभी पाकिस्तानी बंदा नहीं खड़ा, वाटर प्रूफ बेडिंग पे पाकिस्तानी आज तक मैंने कोई एक सिंगल सेलर नहीं देखा। इसके अलावा जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स या अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, या हैंगर्स हैं या वेलवेट हैंगर्स हैं, और इन सब के जो स्टॉल्स हैं अगर मैं बताऊं तो जितने पाकिस्तानी स्टॉल्स हैं उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। यानी कि जो हम जीन्स के स्टॉल लेते हैं या हम जो अपनी ब्लेंडेड बेडिंग जो बनाने की कोशिश करते हैं, यानी जिन प्रोडक्ट्स पे हम काम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा। ये नॉन स्टिक कुकवेयर के अगर आप देखें कैंटन फेयर में, जर्मनी के ट्रेड शोज में अगर आप उनके स्टॉल्स देखें तो वो हमसे कई गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन हम जो है वो इन चीजों पे हमने इतना ध्यान नहीं दिया। तो इन चीजों की हमने एक्सपोर्ट की और हमें इससे जो है वो ना सिर्फ हमें इसमें मार्जिन हैं, प्रॉफिट है, बल्कि पाकिस्तान में इसको बनाने में क्योंकि लेबर कॉस्ट पाकिस्तान में कम है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि रीजन में सबसे कम लेबर कॉस्ट हमारे पास है, चाइना से 7 गुना सस्ती लेबर है। हाँ, चाइना की लेबर हमसे एफिशिएंट है, लेकिन अगर वो हमसे 1.5 गुना भी काम करती है, 2 गुना भी काम करती है, लेकिन 7 गुना एक बहुत बड़ा नंबर है। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लेबर जिसमें लेबर कॉस्ट एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो जितनी भी अपनी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर ले। हाँ, थोड़ा बहुत हमें डिसएडवांटेज है कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। तो जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में उन्होंने एक चीज ली हुई है जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का तरीका ये होता है कि आप एक बॉन्ड गवर्नमेंट के साथ सेटअप कर लेते हैं, रॉ मटेरियल उसमें इंपोर्ट कर लेते हैं ड्यूटी फ्री,
और वो चीज मैन्युफैक्चर करके आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो अब इससे सिर्फ बड़े मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है और छोटे मैन्युफैक्चरर इसको करते हुए डरते हैं। या तो उनको अप्रूवल नहीं मिलता, या सरकार बड़े मसाइल क्रिएट कर देती है, या दूसरी मिठाई विठाई मांगती है, या दूसरे मसले करती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जैसी फैसिलिटी आसानी से दे दी जाए और हमारे पास एक्सेस हो रॉ मटेरियल का चाइना का पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा इस पे काम हो सकता है। इसके अलावा जिस चीज पे हमने बहुत ज्यादा सीखा या काम किया, जब हमने बहुत ज्यादा प्लांट्स या मशीनरी लगाई, तो सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आया। हमने कहा यार एक्सपोर्ट तो बढ़ गई, कंट्री का फायदा भी हो रहा है, लेकिन ये हम जो इतनी ज्यादा मशीनरी मंगा रहे हैं, इससे फिर कंट्री का नुकसान हो रहा है। जाहिर है आप रॉ मटेरियल भी बाहर से मंगा रहे हैं और आप एक्सपेंसिव मशीनरी मंगा रहे हैं, तो वो एक्सपेंसिव मशीनरी की वजह से फिर आपकी जो गवर्नमेंट है उसका इम्पोर्ट का बिल बढ़ रहा है। उस तरह से कंट्री का फायदा नहीं हो रहा। फिर हमने जो हमारे पास इंजीनियर्स थे उनको इकट्ठा किया, जो हमारे पास बेस्ट लोग थे। पता चला पाकिस्तान में कोई मशीन ही नहीं बनती टेक्सटाइल की। मतलब 10 साल पहले ये इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई। मेरे चचा थे फैसलाबाद में, वो 10 साल पहले 15 साल पहले वो टॉवल लूम बनाते थे, और उस टॉवल लूम के ऊपर पाकिस्तान की या कपड़े की लूम बनाते थे। पाकिस्तान की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हुई। इवन उन्होंने दसियों हजारों लूम्स बांग्लादेश एक्सपोर्ट की। तो लोगों के दिलों में जो मिथ थी ना कि पाकिस्तान में मशीनरी बन नहीं सकती, वो मेरे जहन में ये था कि यार पाकिस्तान में भी कोई शख्स है जिसने मशीनरी बनाई और इवन एक्सपोर्ट की। तो ऐसा, और उस जमाने में ज़ाहिर है वो भी आसान काम नहीं होगा। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि यार ये किसी ने किया हुआ है, तो पाकिस्तान में कभी 80 आरपीएम से ज्यादा की स्पीड की लूम नहीं बनी। तो फिर हमने तकरीबन अपनी इंजीनियरिंग टीम एक रखी, फिर हमने चाइना से मशीन्स मंगाई, उनको हमने अनअसेंबल किया। एक एक पार्ट को हमने कई कई महीने रिसर्च करके उसको दोबारा बनाया कि भाई चाइना की कॉस्ट को भी मैच करना है और ये इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन बनानी है, क्योंकि आम लूम 80 की स्पीड पे चलती है आरपीएम पे, और मॉडर्न लूम्स 500 आरपीएम पे चलती है। इतनी एडवांस लूम बनाना तकरीबन देखते ही आदमी को लगता है कि यार ये कैसे बनेगी। लेकिन जब हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी को फॉलो किया, कुछ पार्ट्स चाइना से खरीदे, कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किए, तो हमने इवेंचुअली 1 साल की कोशिश के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली 500 आरपीएम की लूम पाकिस्तान में बना ली, जो कि मतलब दुनिया में सिर्फ 4 या 5 मुल्क बना सकते हैं। यूरोप में नहीं बनती, यूएसए में नहीं बनती, सिर्फ कोरिया, जापान, चाइना या कुछ लिमिटेड कंट्री ही वाटर जेट लूम या हाई स्पीड लूम बना सकते हैं। तो ये जाहिर है कि अभी हम उसको कमर्शियली वायबल नहीं है, सिर्फ अपनी नीड के लिए बना रहे हैं, लेकिन उससे हमने ये सीखा है कि हम उसको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में कमर्शियल के लिए भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जब इतनी मुश्किल मशीन बन सकती है, तो कंप्रेसर, जनरेटर्स, बॉयलर्स, जितनी भी मुश्किल मुश्किल मशीनरी है जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, किसी भी चीज को खोला जा सकता है, रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है। 6 महीने 8 महीने एक एक पार्ट पे काम करके, या एक एक पार्ट को अलग अलग खरीद के 80-90% पार्ट्स हम पाकिस्तान में बना के, ये जो हम $10 बिलियन की, $8 बिलियन की हर साल मशीनरी मंगाते हैं, ये ना सिर्फ हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, बल्कि इसके जितने भी पाकिस्तान में जॉब्स जो नहीं है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, और बल्कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्योंकि हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किसी तरह से होता है कि जैसे ही हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने लगती है, हम बहुत तेजी से मशीनरी मंगाना शुरू कर देते हैं, और वापस हमारी इकोनॉमी बैठ जाती है, और फिर गवर्नमेंट तमाम मराद वापस ले लेती है। तो एक ये एरिया है। दूसरा ये है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्टर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए जन्नत है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो 5 साल की जो 10 साल की लीज पे आपको 5% के इंटरेस्ट रेट पे मशीनरी देती है। दुनिया में कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती। यानी कि आप मशीनरी ले लें, उसकी आपको पेमेंट 10 साल में करनी है, लो लीज की अमाउंट है, वो भी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान का रुपया तो वैसे ही 5% साल में डेप्रिशिएट हो जाता है, तो बेसिकली आपको इंटरेस्ट फ्री मशीनरी मिल रही है अनलिमिटेड। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, यानी कि आप एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको 3% पे लोन मिल जाता है। यानी कि इतना जो जिस तरह से रुपया डेप्रिशिएट होता है, 3% भी ऑलमोस्ट फ्री है। तो उसको अगर आप देखा जाए तो दुनिया का कोई मुल्क एक्सपोर्टर्स को जितनी हम मराद देते हैं, दुनिया का कोई कंट्री नहीं देता। फिर आपका जो रिबेट है, डीएलटीएल है, अगर आप उसको काउंट करें, तो जो लोगों ने बेसिकली पाकिस्तान में एक्सपोर्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, और हमने अपनी तमाम जोर लगा दिया कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे कि जी हमने ब्लेंडेड बेडशीट बनानी है, थोड़ा सा टॉवल बनाना है, थोड़ी सी जीन्स बनानी है, 4-5 टी शर्ट बनानी है। ये सब चीजें पूरी दुनिया की जो कॉमर्स की मार्केट है उसका 1% है, या बहुत हुआ तो 2% है। लेकिन असल दुनिया की मार्केट इससे बहुत बड़ी है। हमें स्नीकर्स बनाने होंगे, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स बनानी होंगी, हमें इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनानी होंगी, हमें मॉडर्न गारमेंट्स बनानी होंगी, हमें पॉलिस्टर की प्रोडक्ट्स बनानी होंगी, हमें हाईटेक चीजें बनानी होंगी, बच्चों के टॉयज बनाने होंगे। ऐसी ऐसी अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जिसको बनाने में हमारी मैन पावर बहुत चाहिए, एनर्जी बहुत चाहिए, स्किल्स बहुत चाहिए, और जो हमारे पास मैन पावर की, स्किल्स की कोई कमी नहीं है। और इन प्रोडक्ट्स के मार्जिन जो हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स से बहुत ज्यादा हैं।
कई गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल टॉवल जो है वो कई हजार साल से लोग बना रहे हैं, तो उसमें सैकड़ों लोग हैं जो है, और वो एक पेनिस के प्रॉफिट के लिए आपस में compete कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी एक जैसी प्रोडक्ट बनाते हैं और एक दूसरे का बिजनेस गेन करते हैं, और इस प्रोसेस में वो बिजनेस या तो कंपनी ए के पास चला जाता है या बी के पास चला जाता है, और हमारी एक्सपोर्ट वही 25 मिलियन पे पिछले जिस तरह 8 साल से अटकी हुई है, वो अटकी हुई है। और अभी भी जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है उसमें ऐसा लग रहा है कि अचानक से इस साल हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा नंबर फ्रेट का है, क्योंकि एक्सपोर्ट में फ्रेट की कॉस्ट शामिल है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे पहले फ्रेट $2,000 था और अब फ्रेट 8 या 9 हजार डॉलर हो गया, तो वो $7,000 पर कंटेनर जो फ्रेट की कॉस्ट है, जो हमने शिपिंग कंपनीज को पे करना है, उसकी वजह से हमें लग रहा है हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से हम चाहते हैं। और अभी और इसमें देखें, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो होता है इकोसिस्टम। कि अगर आपने एक पॉलिस्टर की प्रोडक्ट बनानी है, तो पॉलिस्टर की मशीनरी भी पाकिस्तान में बने, उसकी निटिंग मशीनें भी पाकिस्तान में बने, उसकी वाटर जेट लूम भी पाकिस्तान में बने, उसकी डाइंग मशीनरी भी पाकिस्तान में बने, उसकी डाइज और केमिकल्स भी पाकिस्तान में बने। जब पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम पाकिस्तान में होगा, तो फिर आप दुनिया में सबसे ज्यादा कंपैटिव होंगे और पूरी दुनिया का बिजनेस पाकिस्तान में आ जाएगा। और पॉलिस्टर की इतनी बड़ी मार्केट है कि आप आराम से $100 बिलियन से ज्यादा की सिर्फ पॉलिस्टर की प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लोगों को टेक्सटाइल आती है। दूसरा ये है कि देखिए, पॉलिस्टर कॉटन से 3-4 गुना सस्ती रॉ मटेरियल है। अगर आप पॉलिस्टर यार्न देखें तो वो कॉटन से 3 गुना सस्ता है। और अगर आप उससे भी पीछे चले जाएं, जो पॉलिस्टर जिस रॉ मटेरियल से बनता है, जो कि पीटीए और एमईजी है, अगर हम वो इंपोर्ट करें तो वो कॉटन से 6 गुना सस्ता है। अगर हम वो दो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करें और उससे हम पॉलिस्टर का धागा बनाएं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉटन के मुकाबले में 6 गुना कम है, लेकिन हम जॉब्स उतनी क्रिएट कर रहे हैं। सोचे कि एक बिजनेसमैन की 6 गुना इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, लेकिन वो जब उससे बिजनेस 6 गुना करेगा तो वो 6 गुना जॉब्स क्रिएट कर सकता है। तो कॉटन क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है, इन्वेस्ट जो मैन्युफैक्चर है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट कॉटन को परचेज करते ही वो 60% कॉस्ट इन्वेस्ट कर देता है। अपनी बढ़ाने से पहले वो अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले ही मुश्किल में आ जाता है। और पॉलिस्टर का फायदा ये है कि इसकी इसकी कॉस्ट इतनी कम है कि अगर आप इसका बी क्वालिटी भी बना लें, तो वो उसकी कॉस्ट इतनी कम होती है कि वो एक के करीब होती है, उसमें आपको उस तरह से नुकसान नहीं होता। कॉटन की जो हम पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर इसका बी क्वालिटी आपसे गलती से बन जाए, तो आपकी 60% कॉस्ट ऑफ हो जाती है और कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं गलत प्रोडक्ट बनाने से। इसके अलावा हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे पानी कम है, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, कॉटन एक ऐसा मटेरियल है कि जो 1 केजी कॉटन को बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और ये इस कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो वेदर पर डिपेंड करती है। तो एकदम से किसी साल वेदर खराब हो गया, कॉटन की प्रोडक्शन कम हो गई। अब हमारे मुल्क में फूड की शॉर्टेज है, हमारे यहाँ गंदम पूरी नहीं होती, शुगर पूरी नहीं होती। अगर हम सारा जोर कॉटन पे लगा देंगे तो जाहिर है फिर हमारा गंदम कम हो जाएगी, शुगर कम हो जाएगी, दूसरी चीजें जो हमें चाहिए खाने के लिए वो कम हो जाएंगी। अगर हम अपने कंट्री का दारोमदार पॉलिस्टर पे बढ़ाएं, और पॉलिस्टर से ज्यादा भी जॉब्स क्रिएट होंगी, कम कॉस्ट में भी क्रिएट होंगी। ये और पॉलिस्टर, और इसको लगाना भी बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे अगर हम गवर्नमेंट जो है अपने प्लांट लगा ले, जरूरी नहीं कि हम कोई प्राइवेट इन्वेस्टर लगाए। गवर्नमेंट चाइना की जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है, अगर आप लोग यकीन करें कि चाइना की सारी इंडस्ट्री में जो कोर इंडस्ट्री है ना, वो गवर्नमेंट ने खुद लगाई है। यानी वो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, और ऐसा नहीं कि उसको उसको लगाने के लिए आपको कोई बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। मिसाल के तौर पे पॉलिस्टर बनाने का, एक जो पॉलिस्टर का सबसे मुश्किल काम है कि आपको जो पॉलिस्टर यार्न बनाना है, उसका कारखाना जो है वो $50 मिलियन का है। गवर्नमेंट के लिए $50 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है। गवर्नमेंट के तो कई प्रोजेक्ट इससे बड़े हैं, लेकिन वो एक $50 मिलियन का प्रोजेक्ट लगाने से गवर्नमेंट जो है वो बेबी बेबी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सकती है। जबकि जो बहुत सारे हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीपैक के या दूसरे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट होती है, उससे भी गवर्नमेंट 3-4 हजार जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती। तो ये जो एरिया है, ये इसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जब गवर्नमेंट जितनी भी अपनी जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो चीजें लाती है, उसमें हमारे फंडामेंटल फ्लॉज होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऑटो इंडस्ट्री पे और मोबाइल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि वो पाकिस्तान में आ जाए और उसकी हो। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री और जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो हम एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ठीक है। और होता क्या है कि हम उस पर इतनी मराहत दे देते हैं कि उस पर सारी ड्यूटीज फ्री कर देते हैं। अब वो ड्यूटीज फ्री करके जब मोबिल आ जाएंगे, और वो हम सिर्फ असेंबली कर रहे होते हैं, यानी कि वो जो दूसरी कंपनीज हैं वो सिर्फ हमें वो बना रही हैं कि जी उस चीज को खोल के भेज दिया, हमने उसको आपस में जोड़ लिया और हमने सोचा कि हमने मोबाइल बना लिया या गाड़ी बना ली।
अब जो गाड़ी अपनी गाड़ी जो जो इंटरनेशनल कंपनी है वो इंजन खुद बना रही है, अपने 80 to 90% इंपॉर्टेंट पार्ट्स खुद बना रही है, वो अपने जापान के, कोरिया के, चाइना के प्लांट चला रही है, अपने यूरोपियन प्लांट चला रही है। अगर हमें ऑटो इंडस्ट्री लगानी है तो फिर हमें तमाम गवर्नमेंट के इदारों को मिलके, तमाम प्राइवेट सेक्टर्स को मिलके एक प्लान बनाना होगा कि 2 साल में हम अपनी 100% मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी ब्रांड में कार कैसे बनाएंगे, हम अपनी मेड इन पाकिस्तान 100% मोबाइल कैसे बनाएंगे। उसको बनाने में हमें 2 साल लगेंगे, लेकिन जब वो हम 2 साल में बना लेंगे तो दो, और उसके R&D में कोई बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं लगेंगे, उसके R&D में हो सकता है 10 मिलियन, 20 मिलियन, एक बहुत छोटी रकम लगेगी। लेकिन जब वो हम बना लेंगे, और गवर्नमेंट के लिए 15 मिलियन, 20 मिलियन डॉलर कोई बड़ी रकम नहीं है, जब वो हम बना लेंगे तो वो हम अपनी जो गाड़ी है वो इंटरनेशनल गाड़ी के स्टैंडर्ड पे 20 to 30% कम कॉस्ट में भी बनाएंगे, और ऊपर से ये कि हम अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके अपनी नई गाड़ी बना लेंगे, जिसमें हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज नहीं लग रहा। हम वो मेटल बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हम प्लास्टिक बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीजें हम जो गाड़ी के 80% पार्ट्स हैं, जो मोबाइल के 80 to 90% पार्ट्स हैं, वो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, और हमारे इंपोर्ट पे प्रेशर नहीं है, और हमारी अपनी ही इकोनॉमी में वो हो रहा है, और जॉब क्रिएशन हो रही है, और लोगों की नीड पूरी हो रही है। अच्छा, हम इन इंडस्ट्रीज को तो इतना सपोर्ट करते हैं जिसमें लोग कंज्यूम कर रहे हैं और इंपोर्ट पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन अगर हम जो हमारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं या फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रही हैं या माइनिंग से रिलेटेड है, अगर हम उनको सपोर्ट करें, मिसाल के तौर पे अगर हम एक लूम बनाते हैं तो वो लूम रोजाना 10 जॉब्स क्रिएट करती है और अगले 10 साल तक करती है, जबकि उस लूम की एक बड़ी नॉमिनल सी कॉस्ट है। जबकि अगर आप एक गाड़ी बनाते हैं तो वो एक बंदा लेता है और उसको चलाता है और उससे दोबारा कोई जॉब क्रिएट नहीं होती, यानी कि वो बस एक शख्स उसको इस्तेमाल करता है, उसका इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं है। तो जो मराहत आप गवर्नमेंट, हम हमारी गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है या इदारे बनाते हैं, तो जो मराहत हम ऑटो इंडस्ट्री को देते हैं उससे अगर हम हमें उससे कई गुना ज्यादा मराहत अपनी मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देनी चाहिए। दूसरी इंडस्ट्री जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए वो है रॉ मटेरियल, क्योंकि जिस जिस कंट्री के पास सस्ते रॉ मटेरियल का एक्सेस है वो फिर उसकी कॉस्ट कम होती है मैन्युफैक्चर की, और उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा होती है, और उसकी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मैक्सिमम होती है। अगर हम अपनी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें उन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो रॉ मटेरियल बनाती हैं, और रॉ मटेरियल के भी लेवल्स हैं, यानी कि एक जो रॉ मटेरियल है जो बिल्कुल जैसे पॉलिस्टर यार्न है, एक पॉलिस्टर यार्न को भी बनाने का रॉ मटेरियल है, और फिर उससे पीछे चले जाएं तो आपकी पेट्रोकेमिकल में उसको बनाने का भी रॉ मटेरियल है। एक चीज है उसको आप एक दफा प्रोसेस करते हैं, फिर उससे कुछ बनाते हैं, फिर दोबारा प्रोसेस करते हैं, दोबारा बनाते हैं, फिर जाके आप यार्न तक पहुंचते हैं। ये सारी की सारी जो इकोसिस्टम है, हमें ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अपने कंट्री में लगाएंगे तो हमारी जॉब्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट होंगी, हमारी एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और हमें फायदा होगा। और दूसरा चीज पे मैं बात करना चाहूंगा कि हम जो है वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से बाहर निकले, अपनी सोच को बदलें कि तौलिया ही बनाना है, ब्लेंडेड बेडशीट ही बनानी है, जीन्स ही बनानी है, निटवेयर ही बनाना है। हमारी पूरी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 25 बिलियन है, नेक्स्ट ईयर शायद 30-35 बिलियन डॉलर हो जाए। सिर्फ जो एयरपोर्ट्स मैंने लगाए हुए हैं ये 80 बिलियन डॉलर की मार्केट है। हम जो सिर्फ एयरपोर्ट बनाना सीख लें तो हम अपनी पूरी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट से। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हाई टेक प्रोडक्ट बनाना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, हमारे पास पाकिस्तान में, मैं जब मुझे इतना मेरे मतलब इतना दिल दुखता है कि जब मुझे पता चलता है कि यार एक एनईडी का इंजीनियर जिसका 10 साल एक्सपीरियंस है, जब मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था मैं पूछता हूँ यार, मैं उसका इंटरव्यू में उससे हर चीज पूछ लेता हूँ, और बिल्कुल जबरदस्त आदमी, मैं कह रहा हूँ यार आप 10 साल से ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है? वो कहता है 60,000, 70,000। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप इतने काबिल आदमी हो, पाकिस्तान की क्रीम हो, आपको इतने कम पैसे पाकिस्तान में मिल रहे हैं, अगर हम अपने इन लड़कों को जो पता नहीं कहीं कहीं परचून की दुकान पे खड़े हैं, कहीं अपनी रॉन्ग इंडस्ट्रीज में खड़े हैं, और ये पाकिस्तान के हीरे हैं, अगर हम इनको वापस पुल करें, वापस मशीन मैन्युफैक्चरिंग को हम स्टार्ट कर लें, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, इन लोगों को हम यूटिलाइज करें, तो आपको दुनिया की जो हाई टेक रिसोर्स, और इन चीजें थोड़े से रस्टेड हैं, इनको आपको 3 महीने 4 महीने देने पड़ेंगे, सिखाना पड़ेगा, फिर जाके ये आपके लिए प्रोडक्टिव होंगे। लेकिन आपको जिस सैलरीज पे ये अवेलेबल है ये मुफ्त है, फ्री में मिल रहे हैं आपको ये लोग। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखें, जो आपके पास इतने हाई क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, नस्ट के पढ़े हुए, एनईडी के पढ़े हुए जबरदस्त इंजीनियर्स, आपको जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट लोग हैं जिन्होंने 89%, 88% नंबर्स लिए हैं इंटर में, और उन लोगों को इंडस्ट्री में उनके उनके लेवल की जॉब नहीं मिली, वो बेचारे बिल्कुल एक सुपरवाइजर लेवल की जॉब करें, उन्होंने जो सीखा उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप इन लोगों को यूज करें तो पाकिस्तान के, आप देखें दुनिया के जितने कामयाब मुल्क हैं, कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये इंजीनियरिंग के ऊपर खड़े हुए हैं।
ये अपनी ऑटो इंडस्ट्री, ये मशीनरी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें बनाते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हाईटेक प्रोडक्ट बनाते हैं। आप पुरानी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बना के इतना पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जो 5 साल पहले है, जो 10 साल पहले है, जो 15 साल पहले है, वो उस तक जरूरी नहीं कि कोई बड़ी मुश्किल प्रोडक्ट हो। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सिंपल है, लेकिन वो आई बाद में है, लोगों ने बाद में डिजाइन की है। जैसे फिजेट स्पिनर की एक मिसाल है कि जब वो एक आया था, वो एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट थी। इस तरह की प्रोडक्ट, लेकिन वो आप पाकिस्तान में बनाएं, और हम अपनी कंट्री की पॉलिसी गवर्नमेंट से कहें कि ऐसी बनाएं कि जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को सपोर्ट करे, लेकिन गवर्नमेंट को आगे बढ़ के कुछ प्रोजेक्ट्स, अगर हम कहते हैं ना हमें चाइना स्टाइल से ग्रो करना है, तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ के कुछ प्रोजेक्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, जैसे पॉलिस्टर बनाने के, या पीटीए या एमएजी बनाने के, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे डाइज एंड केमिकल बनाने के। हम यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हमें 10वीं क्लास में बताते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लैब में कैसे बनाते हैं, उसको हमें सिखाते हैं। और उसके बाद हमारा इतना बुरा हाल है कि हम इतना महंगा फ्रेट पे करके बांग्लादेश से कंटेनर्स के कंटेनर्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मंगा रहे हैं। यानी कि हम अपने डाइस बाहर से मंगा रहे हैं, केमिकल्स बाहर से मंगा रहे हैं। और जब मैं ऐसी चीजें इंपोर्ट करता हूँ, मुझे इतनी शर्म आती है, क्योंकि मुझे पता है मैं बड़ी आराम से बना सकता हूँ, इससे सस्ती बना सकता हूँ। लेकिन मैं एक अकेला आदमी कितनी चीजें बनाऊं? मैं 5,000 डिफरेंट एसक्यू बनाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, मशीनरी भी बनाता हूँ। कई तरह सैकड़ों मशीनें हमने अभी पाकिस्तान में बनाई हैं पिछले 2 साल में, जिसमें हमने पिलो कंप्रेस मशीन, रोल पैकिंग मशीन, इंस्पेक्शन मशीन, हमने चाइना की मशीन मंगाई, उसको हमने खोल लिया, एक एक पार्ट को कॉपी किया, उसकी सारी चीज हमने दोबारा बना के हमारी टीम ने उसको खड़ा कर दिया। जो हम 6-7 हज़ार डॉलर की मशीन चाइना से मंगाते, वो 3-4 हज़ार डॉलर में हमारे पाकिस्तानी लड़के बनाते थे। और ये हमारी कोई बहुत ट्रेंड या प्रोफेशनल टीम नहीं है, इन्होंने ऑन जॉब सीखा है। ये बस अच्छे लड़के हैं जिनके आपने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, थोड़ी सी थप्पी दे दी, थोड़ी सी तारीफ कर दी, और वो ये सब काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। हम ये जो हर वक्त सारी दुनिया की तरफ देखते हैं, यार टर्किश कंपनी आएगी, ये चाइनीज कंपनी आएगी, ये करेगी, ये यूरोप फलानी कंट्री से इन्वेस्ट, हमारी पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी तरह यार कोई गोरा इन्वेस्ट कर दे आके, कोई फलाना कर दे, कोई चाइना वाला इन्वेस्ट कर दे, कोई किसी के हाथ पकड़ ले, किसी के पैर पकड़ ले। हमें इस सोच से निकलना होगा। गवर्नमेंट के पास बेशुमार पैसा है, हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कोई एक साल में गवर्नमेंट 100-150 मिलियन डॉलर खर्च कर देगी, 200 मिलियन डॉलर खर्च कर देगी 15-20 प्रोडक्ट में, प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाएगा। अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। चाइना में गवर्नमेंट ने 2-2 हज़ार लूम्स लगाई हैं, और उसके वो कपड़ा बनता है, दसियों हजारों जॉब्स क्रिएट होती हैं, सारी दुनिया में बिकता है, उसके स्टॉक्स बिकते हैं उस कंपनी के। गवर्नमेंट अपना पैसा सारा फिर बाहर निकाल लेती है, फिर कोई और प्रोजेक्ट बना लेती है, किसी प्राइवेट पार्टी को सेल कर देती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो हमें जो हमने फजूल के गवर्नमेंट के इदारों में पैसा लगाया हुआ है, उनको बेच बाज के निकले, और ये जो मॉडर्न तरह की हाईटेक इंडस्ट्री है, वो दूसरे दुनिया के हाथ पर जोड़ना बंद करें। हम अपनी गवर्नमेंट लगाए, हमारे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको कन्विंस करें कि भाई आप क्यों इधर उधर दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह की मराहत है कहीं नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल हूँ, पिछले साल मेरी 30 मिलियन एक्सपोर्ट थी, इस साल मेरी 89 मिलियन एक्सपोर्ट है, अगले साल मेरा टारगेट 180 मिलियन का है। मेरी ख्वाहिश है कि 4 से 5 साल में हमने सिर्फ अपनी फैसिलिटी में सिर्फ 2 साल में एक छोटा सा बिजनेस करके 7,000 जॉब्स क्रिएट की हैं अंडर आर फैसिलिटी। 7,000 लोग यूटोपिया की बिल्डिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं, और जो हम अपने वेंडर्स को काम दे रहे हैं, अगर आप उसको शामिल कर लें तो 10,000 फैमिलीज का सिलसिला चल रहा है डायरेक्टली। और जो उससे इनडायरेक्ट जॉब्स हैं तकरीबन 30,000, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो फॉरेन इनकम आती है, वो 3 टाइम्स डुप्लीकेट होती है। तो 30,000, अगर 30,000 लोगों को डायरेक्टली रोजगार मिले, और हमारा टारगेट इंशाल्लाह ये 7,000 का नंबर हम 2030 तक 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कराची में तकरीबन कोई भी शख्स जॉबलेस ना रहे, हर शख्स को जॉब मिल जाए। तो हमें जो है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये करना आसान है। हम ट्रेड शोज में जा सकते हैं, ये सारे ऑर्डर्स ले सकते हैं, ये पाकिस्तान में सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमारी कंपनी के डोर सबके लिए ओपन है, यूटोपिया इंडस्ट्रीज के। और ये जो पाकिस्तान में है, लोग जाके देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बनी, हमसे सीख सकते हैं। लेकिन अब ये कि हम थोड़ा सा हिम्मत करें। जितने हमारे प्रॉब्लम्स थे, कभी एनर्जी नहीं थी, कभी मसाइल थे, कभी ये सब वक्त खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग खड़े हों, हिम्मत करें, और थोड़ा सा हिम्मत करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें पाकिस्तान में। इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन लाएं और मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लाएं, इसी से हमारे प्रॉब्लम्स हल होंगे। जबरान, बहुत ही फिनोमिनल आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस सारे काम के पीछे एक चीज जो हमें नजर आती है वो ये कि
एक इंसान जो उसका रेवेन्यू $400 मिलियन पे पहुंचता है अमेजोन के ऊपर, जब उसके पास स्ट्रेंथ आती है, जब उसके पास वो मसल आता है, तब वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है। आपने बताया कि जो जो लोग भी ई कॉमर्स पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं वो अभी तक टॉप 10,000 में भी नहीं पहुंच पाए हैं। हम और जबरान न्याज कैसे पैदा कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेंड में है, इस वक्त लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं। आप माशाल्लाह हर चीज़ सिखाने को तैयार हैं, क्या आप उनको कोई ये जो जिस तरह से सनी का सिस्टम बना हुआ है या साकिब का बना हुआ है, क्या आप इस तरह से एक सिस्टम भी बना के दे सकते हैं कि आप उनमें से जो टॉप के क्रीम के लोग हैं उनको पकड़ के $10 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन की रेवेन्यू वाले अमेजोन की दुकानें सेटअप करा सकें? देखिए मेरा एक डिफरेंट बैकग्राउंड है। जाहिर है कि मैं पाकिस्तान में 15-16 साल पहले आ गया, लेकिन मैंने बैचलर्स किया हुआ था फास्ट से और मास्टर्स भी किया हुआ था फास्ट से, और फिर मेरे पास यूएसए का 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था। अच्छा, हम पाकिस्तान में ये सेल करते हैं कि यार आप अगर एक हल्के कॉलेज से इंटर पास हो, आप बस ई कॉमर्स स्टार्ट करो और आप मजे से कर लोगे। मतलब हर चीज इतनी आसान नहीं है, और मैं एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं उस लाइन में नहीं खड़ा जो लोग कहते हैं कि यार कॉलेज ड्रॉप आउट हो तो अच्छा हो। जो यूएसए के कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, जिनकी मिसाल देते हैं, वो लड़के बड़े जीनियस होते हैं। उनको छठे सातवें सेमेस्टर में पता चल जाता है कि यार अगले 2 सेमेस्टर्स का तो हमें आता ही है, तो हम इसको पढ़ के अपना टाइम जाया करें। वो एक और कैटेगरी है। हमारे जो बेचारे कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या बड़े, और या फिर जो हमारे पास खराब कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं, वो इस तरह के नहीं है कि हम उनको एनकरेज करें कि जी कॉलेज एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। देखिए, इंडिया जो है आईटी की सुपर है पावर इसलिए है कि वहां। मैं यहाँ पे आपको टोकता हूँ थोड़ा सा। लम्स, सीबीएम, आईबीए, आप सिर्फ इन तीनों के ग्रेजुएट्स को ले लें जो आपके बीबीए भी किए हुए हैं, एमबीए भी किए हुए हैं, उसके बाद उन्होंने 5 साल 10 साल लीवर में भी गुजार लिया है, कोलगेट पाम ऑलिव में गुजार लिया है, 5 लाख से 10 लाख रुपए महीना पाकिस्तान में बना रहे हैं, अच्छी तनख्वाह कमा रहे हैं। उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म बना दें, जो पढ़े लिखे हैं, क्रीम ऑफ द क्रॉप हैं, सऊदी अरब चले गए हैं, दुबई चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, अमेरिका में बैठे हैं। अमेरिका में बेशुमार $100,000 वाले आपको न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया छोड़ के आपको ऐसे ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे जो $1 लाख से कम पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। उनके लिए कुछ बना दें कि वो नेक्स्ट जबरान बन सके, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि कोई गोरा नहीं आएगा पाकिस्तान में, करना तो हम ही को खुद पड़ेगा कुछ, और नहीं कोई आएगा तो आगे हमें अब्यूज करेगा, क्योंकि वो आएगा इतने मुश्किल हालात में रहेगा या फर्क हालात में रहेगा। तो वो पहली ब्रीड तो पाकिस्तानियों ने खुद ही कुछ करना है, तो वो कैसे बनाए? 10 20 और अच्छा, $500 मिलियन वाले लोग कैसे बना करें? अच्छा, इसमें इसमें मैं लोगों को बताता हूँ कि देखें, आप कोर्सेज भी करें, आप ट्रेनिंग्स भी लें, ये सीधे सारे आपके काम की हैं, आप करें, इससे आप सीखेंगे और आप वो भी करें। लेकिन देखें, कोई भी बिजनेस कर, कहीं जॉब करने से आप सीखते हैं। अब एक कंपनी है जो कि अमेजन एग्रीगेटर है, जो तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर जिसकी वर्थ है, जिन्होंने बहुत सारे अमेजन की कंपनियों को खरीदा है। थ्रासियो उसका नाम है। उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो कहाँ हैं? लाहौर में हैं। और उन्होंने किसको हायर किया? लम्स के लड़कों को हायर किया। मैं देख रहा था कि मैंने देखा यार ये इतने सारे लम्स के लड़के ये थ्रासियो में क्या कर रहे हैं। तो पता चला थ्रासियो, जिसको मैं जानता हूँ, जो हमारा कंपेटिटर है एक बहुत बड़ा, सैकड़ों लड़के उन्होंने लम्स के हायर करके वो थ्रासियो में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको जब मौका मिलता है ना, तो आप किसी यूटोपिया डील्स में या थ्रासियो में या ईमन ब्रांड्स है और बहुत सारे ऐसे अमेजन पे सेलर हैं, उन पे आप पहले जॉब करें। ठीक है, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। मतलब मैं आपको ये मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा कि आपको कुछ नहीं आता और आप दुनिया के सबसे मुश्किल काम में छलांग लगा लें ई कॉमर्स में, और आप जो है वो अपनी लाइफ सेविंग्स पे रिस्क लें। हाँ, अगर आपके पास टीम ऐसी है, जिसके पास स्किल ऐसा है, उसके साथ आप इसको जरूर ट्राई करें। लेकिन अगर आपके पास इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसमें कमाना जितना आसान लग रहा होता है कमाना, उसमें गंवाना हकीकत में उससे ज्यादा आसान है। तो आप अपनी लाइफ टाइम अर्निंग्स को रिस्क पे डालने से पहले, अगर आप कम से कम 6 महीने किसी ऐसी कंपनी में या किसी ऐसी पोजीशन पे, मैं तो ये कहूंगा कि मतलब मुझे तो अभी 10 साल हो गए और अभी तक मुझे लगता है कि मैं ई कॉमर्स सीख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी नई से नई टेक्निक्स आ रही होती हैं। और सबसे ऊपर रहने से पहले आपको हर चीज को परफेक्ट करना होता है। इसमें एक दर्जनों चीजें, स्किल्स हैं, जो कि हर चीज परफेक्ट हो, क्योंकि आपके पास खाली पाकिस्तान से compete नहीं करना। वहां पे इंडिया, चाइना, दुनिया के सारी बेहतरीन माइंड्स हैं, ब्रेन्स हैं, वो एक ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं
और एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखते हैं कि आप उन सबको बीट करें, यानी कि उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो सबसे स्मार्ट आदमी है उसको बीट करें, क्योंकि जो टॉप पे 3 लोग बैठे हैं वो कमा रहे हैं, उनके नीचे जो 97-98% लोग बैठे हैं वो सब गंवा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर वाकई टॉप उन 3 में तब आ सकते हैं जब आपको वो काम आता है। तो पहले आप इन कंपनीज में काम करके सीखें, सीखने पे मेरा फोकस है। और ये कंपनीज आपको डॉलर्स में सैलरी देती हैं, $2000 तक सैलरी देती है। मेरे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनको मैंने 50,000 पे हायर किया और उसके बाद वो 1 साल के बाद मुझे छोड़ के चले गए। अब वो कहीं कहीं बड़ी कंपनी ने उनको हायर कर लिया यूएसए की, हमारा नाम देख के। अब मैं उनको कहता हूँ 5 लाख में वापस आ जाओ, तो वो कहते हैं नहीं भाई हम तो नहीं आएंगे। तो मतलब ये कि मतलब लोगों की वैल्यू इतनी जबरदस्त उनको इनकम मिल रही है, वो सीख रहे हैं। 2 साल 3 साल की एक अच्छा टाइम है जिसमें आप एक पूरे इस सिस्टम को समझते हैं। उसके बाद अगर आप किसी काबिल हो और एक अच्छी टीम में हो, फिर जाके आप इसको एज अ बिजनेस परस्यू कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को डिस्करेज करता हूँ कि आप इसमें बहुत अर्ली एंटर हो जाएं, कि बस सीधा सीधा बस आपने 1 महीने का कोर्स किया और आप इसमें छलांग लगा लें। मैं इस फेनोमेना पे बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अच्छे दिन थे जब जब बहुत अच्छे दिन थे 5 साल पहले 10 साल पहले, जब उस तरह का कंपटीशन नहीं था, तब ये बहुत डुएबल था। आज की डेट में इसको करना इतना आसान नहीं है। देखें, मेरे पास बेनिफिट ये कि मैं हर चीज मैन्युफैक्चर करता हूँ। मैं अपनी एसेसरी तक खुद बना, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी किसी भी कंपेटिटर से 15% 20% कम होती है, क्योंकि मैं तो अपनी एसेसरी भी खुद बनाता हूँ, मेरे वेयर हाउसेस भी अपने। अभी 1 हफ्ता पहले, इसी हफ्ते अमेजन ने हमें MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल शिपिंग पार्टनर का अवार्ड दिया यूटोपिया को। यानी पूरी दुनिया में से अमेजन ने यूटोपिया को अवार्ड दिया है कि मोस्ट वैल्यूएबल शिपिंग पार्टनर ऑफ अमेजन इज यूटोपिया। यानी कोई अमेरिकन कंपनी नहीं, कोई इंडियन कंपनी नहीं, कोई चाइनीज कंपनी नहीं, पाकिस्तान ओरिजिन की कंपनी को उन्होंने ये अवार्ड दिया, और वो मैंने अभी लिंक्डइन पे भी शेयर किया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपको पहले सीखें, मतलब, और फिर आप इसमें या फिर आप करें तो फिर आप फिर स्मॉल स्टार्ट करें, उससे आप थोड़ा सा लॉस करके सीखें, फिर आप आहिस्ता बिल्ड करें। मुझे लगता है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, के पाकिस्तान में जो हम चीजें बेच रहे होते हैं या जो हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, खास तौर पे, मतलब हमारी एक्सपोर्ट 25 बिलियन की मार्केट है, हमारी इंपोर्ट $72 बिलियन की मार्केट है। और उसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान में बहुत ही कम कॉस्ट में बन सकती हैं। और एक्सपोर्ट तो ऐसा है ना कि आप जितनी कोशिश कर लो नहीं होती। आज आप इंपोर्ट खोल दें, पाकिस्तानी आपको $100 बिलियन की भी इंपोर्ट करके दिखा देंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तानियों में बड़ा दम है खरीदने का, अगर आपकी चीज ठीक है। यानी कि वो चीज उनको पाकिस्तान में नहीं मिल रही ना, जबकि पाकिस्तान में लेबर भी सस्ती है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, हर चीज परफेक्ट है, आप वो चीज सस्ती पाकिस्तान में बना सकते थे। लेकिन कोई नहीं बना रहा वो चीज, और लोगों के पास बहुत पैसा है। तो अगर पाकिस्तान की आज इंपोर्ट खोल दे तो हम 100 बिलियन की इंपोर्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि आप वो चीज पाकिस्तान में बना सकते हैं, आपकी एक्सपोर्ट से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा। जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, और उस पर कोई इतना स्ट्रक्चर्ड काम नहीं कर रहा। उस पर मुझे लगता है बहुत स्कोप है पाकिस्तान की अपनी ई कॉमर्स में, लेकिन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्कोप है कि आप पाकिस्तान में चीजें बनाएं, पाकिस्तानियों के लिए बनाएं, आप एक्सपोर्ट भी करें। मैं तो मतलब बहुत लोगों को एनकरेज करता हूँ कि आप एक्सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं या जो चीजों को ज्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं, उनके लिए जो पाकिस्तान, अच्छा हमारा सारा ध्यान है कि खाने पीने की चीजें कर लो, लॉन वॉन बना लो, लेकिन पाकिस्तान में जो हम चीजें इंपोर्ट करें, आप उसकी लिस्ट तो देखें कि वो क्या है, और वो चीजें क्यों पाकिस्तान में सस्ती नहीं बनती, इसका कोई रीजन नहीं। वो सारी की सारी चीजें मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में सस्ती बन सकती हैं। इसकी मैं गारंटी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ। उस पर हमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ग्रोथ है, उसमें मल्टीपल $1 बिलियन कंपनीज बन सकती हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर पाकिस्तान में। भले मनी रिलीज करके बना लें, भले आप जो है वो कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें आ जाए, गवर्नमेंट उसमें आ जाए, लेकिन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर जो चीजें इंपोर्ट होती हैं, अगर वो पाकिस्तान में बनाई जाए, और मतलब ई कॉमर्स पे भी करें, पाकिस्तान में भी करें, अमेजन पे भी करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसको फिर सीख के करें, मतलब उसको बगैर सीखे उसमें जंप मत करें, बिल्कुल। सही। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि क्या आप कोई ऐसा ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म, सिस्टम, प्रोसेस, फेलोशिप प्रोग्राम, इंक्यूबेशन प्रोग्राम आपका आपके लिए बनाने के लिए प्लेटफॉर्म, कि वो चीज़ें आपके लिए बना के देना शुरू कर दें? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज जो है आप अपने दिमाग में से डिलीट कर दें, ये मेरा आपको मशवरा है। अगर आप वाकई इसको ग्रो करना चाहते हैं इस मुल्क को, तो थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भूल जाएं, क्योंकि सियासत हमारे मुल्क की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप अगर किसी गवर्नमेंट को इनकरेज भी करेंगे ना, वो कर भी लेगी,
गवर्नमेंट का काम फैक्ट्री लगाना नहीं है। हम एक डेमोक्रेसी, हम चाइना नहीं है, हम एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, हमारे पास वन पार्टी सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। और मैं अभी उस डायरेक्शन में जाना भी नहीं चाहता कि मैं उसकी बुराइयां आपको बताऊं। मेरा ख्याल ये है कि आप जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं कि ईयर बाय ईयर 100% ग्रोथ हो, अगर आपका पार्टनर प्लेटफॉर्म हो कि भी आप एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन खड़ा कर दें, वेबसाइट खड़ी कर दें, बिल्डिंग बना देंगे, यार हमको ये सारे आइटम चाहिए, आप हमें बना दें, इस क्वालिटी का देंगे तो हम चाइना से नहीं लेंगे, आपसे ले लेंगे। और देखिए, आपको उसके अंदर बनाने में जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। 6 महीने, साल, 2 साल के बाद अच्छे वेंडर्स आपके पास आ जाएंगे, पार्टनर आ जाएंगे कि वो आपको फिर सप्लाई कर सकें। अभी भी आपके पास वो वेंडर्स होंगे, मैं लेकिन आपको इसमें बताता हूँ, मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, मेरा जो ट्रेनिंग कराने का जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो डिफरेंट है, क्योंकि मैंने सैलानी के साथ भी हम लोगों की बड़ी इंटरेक्शंस है। और दूसरे मसला ये है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग कराना जो है ना, वो एक काउंटर प्रोडक्टिव काम है मेरे ओपिनियन में। मैं जो जो बाकी लोग कराते हैं मैं उनको एनकरेज कर रहा हूँ, जो ई कॉमर्स सिखाते हैं, क्योंकि उससे बड़ी अवेयरनेस आती है और वो जरूरी भी है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं जो दूसरी तरह की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं किसी को हैंगर बनाने की ट्रेनिंग दे दूं, या मैं किसी को प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग दे दूं, उससे बहुत आसान है कि मैं उनको कहूं कि भाई यहाँ आओ, ये लड़का काम करता है, इसके साथ तुम हेल्पर लगो, 1 हफ्ते में तुम्हें हैंगर बनाना आ जाएगी। मतलब आप ट्रेनिंग में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी पैसे को आप प्रोडक्शन में कर सकते हैं, और उसमें आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बहुत ज्यादा वो नहीं चाहिए। इसी तरह जैसे मेरे पास कई 100 लोग काम करते हैं जो अमेजन के ऊपर प्रोडक्ट्स, जितनी मेरी टीम है मेरे पास यूएसए में, आप यकीन करेंगे कि मेरे पास जो वेयर हाउसेस में लोग काम करते हैं, उसके अलावा मेरे पास सिंगल एम्प्लॉय नहीं है यूएसए में। मेरी सारी वर्कफोर्स पाकिस्तान में बैठी हुई है। तो जो पाकिस्तान में हमारे लोग काम करते हैं वो बाज़ साल काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो वो एक ट्रेनिंग सेंटर है बेसिकली, कि वहां से लोग चले जाते हैं और फिर वो दुनिया में जगह जगह जाके फिर काम करते हैं। तो इमरान, मैं मैं भी यही कह रहा हूँ। देखिए ट्रेनिंग में मैनहट्टन में लास्ट टाइम घूम रहा था तो एक जगह लिखा हुआ था कि $5 में बाल कटवा लो। मैंने कहा यार मैनहट्टन में, वो भी $5 में बाल कौन काट के दे रहा होगा। तो मैं खैर चला गया, ऊपर ऊपर गया तो वहां लिखा हुआ था बार्बर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैंने कहा अच्छा भाई, क्या क्या चार्ज करते हो नाई बनाने के तुम? कहता है जी हम $20,000 लेते हैं नाई बनाने की। मैंने कहा वेरी गुड, किस तरह सिखाते हो? कहते हैं जी आधे घंटे सुबह को लेक्चर होता है और 7.5 घंटे आपको बाल काटना होते हैं। ये है बार्बर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो लेबर चाहिए, आपको जो लोग चाहिए, आप उन्हीं को ट्रेन कर रहे हैं। एक कोई सेपरेट मैं इंस्टीट्यूशन बनाने को नहीं कह रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपके अपने जो भी इकोसिस्टम आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें जो चैलेंजेस हैं, उसके दरवाजे, जैसे आपने कहा भी आ जाओ मैं सिखा देता हूँ हैंगर बनाना, लेकिन उसको सिस्टम बना लें, उसको सिस्टमैटिकली कर लें जाके वो ज्यादा वर्कफोर्स एंटर हो और ज्यादा एग्जिट कर जाए। जेफ बेजोस की एक बात मुझे बहुत पसंद है कि वो कहता है कि जी हम इतने डॉलर वाले बहुत सारे लोग हमारे पास हर वक्त पाइप में रहते हैं, तो हम ऊपर से एग्जिट दिलाते रहते हैं उनको ट्रेनिंग देके। हम कहते हैं ये लो जाके वहां ट्रेनिंग ले लो और तुम निकल जाओ यहाँ से, अमेजोन छोड़ के चले जाओ, कुछ और अच्छा काम ज्यादा कर लो। हाँ, लेकिन हमें तो लो एंड वाले ही लोग चाहिए, इस प्राइस वाले चाहिए। तो ट्रेनिंग उनकी, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेनिंग सेंटर सेपरेटली बनाए। हम तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि आप क्या क्या चीजों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे वो टीम हो ना, मैं जिससे कनेक्ट करूं, मैं चाहूंगा कि लेदर वालों को आपकी फैक्ट्रियों के टूर कराऊं, लूमो वालों को आपकी फैक्ट्रियों के टूर कराऊं, लेकिन वो किसके पास जाएंगे? वो सिस्टम एक बना लें कि वो ट्रेनिंग ही है, देखना भी ट्रेनिंग है। तो स्कूल ट्रिप जो है वो, मेरा ख्याल है कि वो जो आप चीज कह रहे हैं ना, उसके लिए हमें जरूरत है। चाइना में एक चीज बहुत होती है, और वो होते हैं ट्रेड शोज। ठीक है, ट्रेड शोज में लोग आते हैं, अपने आइडियाज को डिस्कस करते हैं, बिजनेसमैन आते हैं और वहां से बहुत ज्यादा लर्न करते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले पिछले 20 साल से 30 साल से हम जो एयरजेट की लूम मंगाते हैं, वो 10 50 60 हजार डॉलर की लूम मंगाते हैं, और उस लूम से हम कपड़ा बनाते हैं। और वो जो हम कपड़ा बनाते हैं, जाहिर है फिर वो हमें महंगा पड़ता है, और वो लूम की हम 10 10 साल तक कीमत देते हैं और पाकिस्तान की इम्पोर्टर पे। अब वो जो लूम है जो हमने चाइना की ब्रांड की मंगाई थी, वो हमें 15 हजार डॉलर की मिली। अब ये बातें हम लोगों को ट्रेड शोज में सिखा सकते हैं कि भाई ये लूम है, ये देखो, ये 15 हजार डॉलर की लूम है, ये भी उसी स्पीड पर चलती है, ये भी उतना ही कपड़ा बनाती है, बस ये आपसे 4 गुना कम कीमत पे आपकी मशीन की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 5 साल है, हमारी साल भर में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे देती है, और उसके बाद जो है वो हम पे कोई बोझ भी नहीं आता। और जाहिर है कि फिर हमारी हम आप एक लगाते हो, हम 4 मशीनें लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट कम इस्तेमाल हो रही है।
यही चीज अप्लाई हो रही है पाकिस्तान की सारी मशीनों पे। हम सारे गलत तरीकों से काम करें। वही चाइनीज डाइंग मशीन 4 गुना सस्ती है, वही चाइनीज वीविंग मशीन टेरी की हो, वो फैब्रिक की हो। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि जो फैब्रिक बनाने की एयरजेट की $60,000 की लूम है, उस पे पॉलिएस्टर का कपड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 8,000 की डॉलर की लूम पे बन सकता है, और उससे बेहतर बन सकता है, और उससे फास्ट बन सकता है, ज्यादा बन सकता है। लेकिन क्योंकि हमें आता ही नहीं है, यानी कि हमारा जो है अवेयरनेस का एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि हमें अच्छा, हमें अभी तक पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि माइक्रोफाइबर बनाने के लिए डाइंग की मशीन कौन सी इस्तेमाल करनी है। हमने वो जो हमारे 2 नंबर एजेंट होते हैं ना, जो डाइंग की मशीनियां बेचते हैं, उन्होंने हमें जो है वो 4 गुना महंगी यूरोप की गलत मशीन दिला दी। और पाकिस्तान में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो मशीनें लगा के वो 2 साल तक ख्वार होते रहे, उनसे माइक्रोफाइबर का कपड़ा ही नहीं बना। जबकि उनको उससे 4 गुना सस्ती मशीन पे हमने पहली दफा कपड़ा बन फर्स्ट शॉट में कपड़ा बन गया। एक सिंगल पीस हमारा उसका भी नहीं बना जब से हमने स्टार्ट किया। तो हमारे पास जो एक अवेयरनेस का मसला है, वो उसमें मुझसे जो भी पूछे मैं उसको बताने को तैयार हूँ। हमें यहाँ पे ट्रेड शोज करने चाहिए। ट्रेड शोज में हमें लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, और उन लाइक माइंडेड इकट्ठा करने के लिए हमें अपने आइडियाज शेयर करने चाहिए, ताकि हम उनसे सीखें और उस पर काम करें। अगर मैं किसी को मिसाल के तौर पे हैंगर बनाना सिखा भी दूं, लेकिन वो उसके पास कोई मीन्स ही नहीं है वो फैक्ट्री लगाने के या उसको करने के, तो वो बेचारी ट्रेनिंग का बेचारा क्या करेगा। तो मेरे पास अगेन मेरे डोर्स ओपन है, मुझसे आके कोई सीखे, मुझे कोई कॉल करके पूछ ले। मैं कोई इतना बिजी आदमी नहीं हूँ, मैं टाइम निकाल लेता हूँ जब भी मुझसे कोई बात करता है। तकरीबन 90% लोग जो मुझे, अदर देन जो लिंक्डइन पे मुझे हजारों मैसेज आते हैं रोज के, उसके अलावा मुझे कोई पर्सनली ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट करे, तो मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल के लोगों से बात कर लेता हूँ, मैसेज का जवाब दे देता हूँ। लेकिन हमें सीखने की बहुत जरूरत है कि दुनिया में, और खास तौर पे दुनिया से ज्यादा चाइना में कैसे काम होता है। हमें चाइना से सीखने की जरूरत है कि चाइनीज लोग कैसे काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी काम सीखना हो ना, हम अपने पाकिस्तानी बंदे से पूछने लग जाते हैं कि यार ये काम कैसे होता है। उस बेचारे को तो आता ही नहीं है काम, ना पाकिस्तान में ये काम होता है ना आता है। तो आ, हमें लोगों से सीखना है। लेकिन ट्रेनिंग जो आप चाह रहे हैं, अब जो चीजें मुझे आती हैं वो तो मैं सिखा सकता हूँ। ई कॉमर्स भी लोगों को थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। ज़ाहिर है कुछ मेरे ट्रेड सीक्रेट्स है वो तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को। लेकिन जो प्राइम स्किल है वो मेरा प्रोडक्ट डिजाइन है, कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स डिजाइन करता हूँ या इतनी अच्छी प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ दूसरे अल्फाज में, कि वो मेरा कंपैरेटर, मेरी उस बाकी कंपैरेटर से बेहतर है। जैसे अगर आप देखिए एक बाजार में एक लॉन बिक रही है, उसने एक ऐसा प्रिंट लाया है, एक ऐसा स्टाइल लाया है, उसकी फील ऐसी है कि वो बाकी सबसे अच्छी बिक रही है, या उसने उसको मार्केट ऐसे किया है। तो बेसिकली मेरी प्राइमरी स्किल तो नई से नई तरह की प्रोडक्ट्स डिजाइन करना और उनको फिर मार्केट में लॉन्च करना और सक्सेसफुली बेचना है। तो ये मेरा प्राइम स्किल है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत कर करके सीख ली पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, और पता चल गया कि बहुत सारी चीजें हमें गलत सिखाई गई या गलत बताई गई या मिसगाइड किया गया। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लोग एनकरेज जो करें। लेकिन जो हमारे जो चाइना में भी लोग जो होते हैं ना, ट्रेड शोज जो होते हैं, खासतौर पे जो मशीनरी का शो हो गया, एसेसरी का शो हो गया, बट ट्रेड शो हर रोज हो रहे होते हैं किसी ना किसी एक, जैसे एक लाइक पाकिस्तान में मशीन मैन्युफैक्चरर्स का ट्रेड शो होना चाहिए, डाइस बनाने वालों का ट्रेड शो होना चाहिए, एसेसरी बनाने वालों का ट्रेड शो होना चाहिए। उन लाइक माइंडेड लोगों में कोई ना कोई एक बंदा स्मार्ट होगा, वो उस ग्रुप के साथ बैठेगा, वो उनको कोई गुर की बात बताएगा, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और वो ज्यादा कंपैरेटिव हो जाएंगे। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है सीखने का, एज कंपेयर टू के मतलब वो इंस्टीट्यूट स्टाइल जो सीखना है, वो मुझे इतना नहीं समझ में आता। इंस्टीट्यूट स्टाइल मैं सिखाने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। चलें, आज की कॉन्वर्सेशन को जो है सिर्फ आपको सुनने पे रखते हैं। आज मैं फिर बोलना बंद करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे दोस्ती करेंगे और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मैं खुद नजर आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिब्रान, बहुत बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने। कोई ऐसी चीजें आप बताइए, 5 चीजें जो पाकिस्तान में लोगों को बनाना सीखनी चाहिए, और बनाने की लोकल मार्केट में या बाहर बेचनी चाहिए। जहन में रखिएगा कि इस वक्त अगर आप एम्प्रेस मार्केट से पापड़ मंगवाएंगे तो वो भी मेड इन चाइना का आएगा। तो हमें शर्म आनी चाहिए, और आती भी नहीं है। मैं थोड़े दिन पहले एक बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे के साथ बैठा हुआ था, जो कि ब्रेड बनाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, यार ये चावल हमारे यहाँ सस्ता वाला बहुत होता है, तुम चावल के नूडल क्यों नहीं बनाते? कहते कोई खाता ही नहीं है। मैंने कहा तो बाहर दुनिया में तो खाते हैं, तुम खिला थोड़ी सी मार्केटिंग कर दोगे, यहाँ भी खाना शुरू कर देंगे।
तो नहीं छोड़े, बिकता नहीं है, क्या करेंगे? ये जो 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 पेट भरे हुए लोग होते हैं या जो इनका काम चल रहा होता है ना, उनके अंदर इनोवेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, और इसीलिए कोडैक जो है वो बंद हो जाता है, इसीलिए जो बड़ी कंपनीज हैं उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन के नौजवान आपको सुनेंगे, मैं समझता हूँ कि वो आपसे ऐसे गजब के सवाल करेंगे, तो आपको आइडिया आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि उनको चाहिए क्या। उनको सिर्फ इंस्पिरेशन चाहिए और थोड़ी सी थपकी चाहिए, जैसे आपने कहा, और थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, और उससे ज्यादा वो नहीं चाहते, वो निकल जाते हैं आगे। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के यहाँ पे लोग हैं, वो बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं, जैसे कि आपने आपने वो भी चेक कर लिया। अब मेरी बस एक सजेशन है कि आप एक वेबसाइट खड़ी करवा लें या एक जगह खड़ी करवा लें जहाँ पे आप पार्टनर्स से, ये जो ट्रेड शो आप कह रहे हैं, एक परमानेंट ट्रेड शो सेंटर बना लें, आप अपना बना लें कि आपके 5,000 आइटम वहां पे हों, और लोग उनके लिए और उनके जो आपको पार्टनर्स चाहिए वो वहां पर आके आप लोगों से मुलाकात कर सकें और लोगों से भी मुलाकात कर सकें। इस किस्म का कुछ सोच लें, क्योंकि मैं आपको टिपिकल कोई भी चीज करने को नहीं कह रहा हूँ। आपने जितने भी काम करें वो टिपिकल नहीं करें, इसमें इनोवेशन की जरूरत है कि किस तरह से हम इसमें इनोवेशन लेके आते हैं। इंशाल्लाह इसको सोचते रहेंगे कि कैसे आप के साथ मजीद करना है। मैं सबसे पहले तो आपकी फैक्ट्रियां खुद विजिट करना चाहूंगा, मैं जाके देखूं कि हो क्या रहा है, और मैं जो 3 दिन नहीं सो रहा हूँ उसके बाद अब 6 दिन ना सो सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे उसको देखूं। मेरा यकीन है कि आप जैसे नौजवान, बहुत सारे छुपे हुए हीरे मौजूद हैं और भी, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जरूर सामने भी आएंगे। तो आप कुछ 5 आइटम भी बताइए जो हमें जरूर बनाने चाहिए, जो हाई मार्जिन देखिए, आइटम। मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान में जैसे ऑफिस चेयर है, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और चाइना पूरी दुनिया में ऑफिस चेयर बना के बेचता है। आप चाइना की 5 या 10 ऑफिस चेयर जो है ना, वो 2-2 पीस मंगा लें, ठीक है। फिर आप उस पूरी की पूरी ऑफिस चेयर को खोल लें, ठीक है, और उसमें प्लास्टिक के मोल्ड अलग कर लें, मेटल के मोल्ड अलग कर लें, और फिर आप उसकी कॉस्टिंग कर लें। फिर कोई कोई जो आपकी जैसे ही मुझे मना भी कर रहे हैं कि लेकिन गवर्नमेंट के हाथ पैर जोड़ें कि इस पे आप ज्यादा ड्यूटी लगा दें। और फिर आप वो ऑफिस चेयर पाकिस्तान में जो बहुत अच्छी वाली ऑफिस चेयर है, जो बैक रेस्ट वाली होती है ऐसे करके, जिसमें हैंड रेस्ट और ऊपर ऊपर नीचे करने का जो ऑप्शन है, जो बहुत हाई टेक चेयर है, वो आप पाकिस्तान की लोकल मार्केट में बेचें। तो ये प्रोडक्ट आप कम से कम, इससे आप $1 बिलियन स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। आप एज अ स्टार्टअप स्मार्ट लोग हैं, आप इसमें मनी रेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसके जो है वो ऑफिस चेयर्स बना के उस पर तक, इसमें आपको 6 महीने लगेंगे इसको R&D करने में, चेयर्स को मंगाने में। फिर उसके कुछ पार्ट्स आप लोकली बना लेंगे, कुछ आपको शुरू में इंपोर्ट करने पड़ेंगे 1-2 पार्ट, लेकिन वो भी आप सेकंड राउंड में उसको मेड इन पाकिस्तान कर सकते हैं। यानी कि 80% आप वो चेयर पाकिस्तान में बना सकते हैं, 20% रॉ मटेरियल बना लें, जो 20% आपका खर्चा है। और इसी पैटर्न पे आप बहुत सारी चीजें और भी ढूंढ सकते हैं कि जो पाकिस्तान में अभी बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। फर्नीचर, दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जो पाकिस्तान में आती हैं, उसमें बहुत है। टॉयज में बहुत ज्यादा स्कोप है। आप कोई भी ऐसा टॉय देख लें कि जैसे बच्चों की गन होती है या दूसरी चीजें होती हैं जो चाइना से, जो बच्चे जो बाजार में बहुत बिकती हैं। आप एक देखिए, प्लास्टिक जो है वो $1 का केजी है, ठीक है। अब वो जो गन होती है, क्या आपको 160 रुपए की कोई दे सकता है? वो जो अच्छी वाली लाइटों वाली गन, ठीक है, वो आपको 2,000 रुपए की मिलती है। लेकिन उसमें प्लास्टिक जो है वो सिर्फ 1 केजी भी इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। इधर से आपने प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में डाला, उधर से आपकी प्लास्टिक की गन निकल गई, और उसमें फिर आपने कोई छोटे मोटे लाइटें वाइटें लगा दी, जिसकी मेरा ख्याल है कि मुश्किल से 50 सेंट भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान में 2,000 रुपए की बिक रही है, 3,000 रुपए की बिक रही है, 4,000 रुपए की बिक रही है। लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 500 रुपए भी नहीं है, 600 रुपए भी नहीं है। ये चीजें आप चाइना से लाएं, उनकी आप मोल्ड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, जो बने हुए हैं उसके मोल्ड आप चाइना से बनवा लें, वो मोल्ड यहाँ पे आ जाएंगे। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग से आप उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करा लें। और पाकिस्तान में इसी तरह टॉयज की इंडस्ट्री है, ऑफिस फर्नीचर की इंडस्ट्री है, इनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी हैं, स्कोप भी है। और पाकिस्तान में प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स, देखिए दुनिया में ज्यादातर चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, ये प्लास्टिक और मेटल और कुछ छोटी मोटी चीजों से मिलकर बनी हुई है। और पाकिस्तानी जो इंजीनियर एलईडी के लिए, इनके लिए बिल्कुल बनाना, समझ लें कि टेक्निकली उसको समझना कि ये कैसा है, मेरे साफ अल्फाज में बच्चों का खेल है उनके लिए। वो आपको बता देंगे कि यार ये तो बनाना टेक्निकली आसान है, बस ये चिप चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। आप बिजनेस के लोग हो, आप स्टार्टअप्स बनाओ, मनी रेज करो, उसके मोल्ड्स बनवाओ, और फिर उसकी बल्क प्रोडक्शन में मार्केटिंग करके चले जाओ। और ये जो हमारी इंपोर्ट हो रही है चीजें, इनको आप तकरीबन टॉयज की मार्केट, ऑफिस चेयर्स की मार्केट, ये पाकिस्तान में कई कई
हर साल इनकी लाइक मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंपोर्ट्स हैं। आप इनको, और फिर जाहिर है कि अगर कोई पाकिस्तान में मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर ले, जैसे जिस तरह का टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग को मैं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे बॉयलर्स, पाकिस्तान में आप कितने बॉयलर्स हैं और हर तरह की इंडस्ट्री को बॉयलर्स चाहिए, जनरेटर्स चाहिए। अब जनरेटर्स में क्या होता है कि जो जनरेटर का इंजन है वो आपने एक कमिंस की ब्रांड है उसका ले लिया, इंपोर्ट कर लिया, और फिर जो उसका मेटल का बॉडी या स्ट्रक्चर है जो कि 60-70% कॉस्ट है, वो स्टील का स्ट्रक्चर है, वो आपने पाकिस्तान में बना लिया। हर बंदे को जनरेटर चाहिए, तो आपने वो 60-70% पाकिस्तान में बना लिया। कुमिंस का जो आपने, जो चाइना वाले भी यही कर रहे हैं कि वो जो कोई ओरिजिनल यूरोपियन कंपनी है उसको उन्होंने इंजन खरीद लिया और बाकी 80% चीज उन्होंने लोकली बना ली। अब वो 3 गुना कीमत में बेच रहे होते हैं, और हर बंदे को जनरेटर चाहिए, बॉयलर चाहिए, हर बंदे को। ये कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं कि ये ईच इंडस्ट्री मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और इसमें तो बल्कि हमारे जो इस तरह की इंडस्ट्री में जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वो एंटर हो तो वो तो इसमें मतलब उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो तो गवर्नमेंट से ड्यूटी भी लगवा सकते हैं इन चीजों पे, ज्यादा उनके ताल्लुकात भी है कि वो बोलेंगे भाई अब हम बना रहे हैं, अब कोई भी पाकिस्तान में जनरेटर लाए उस पर 50% ड्यूटी लगा दो। भाई आप पैसे कमाए, कोई मसला नहीं, कम से कम पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में तो रहेगा, अगर आप ज्यादा कमा लें मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन हम बाहर से पैसा ना मंगाए, जॉब्स तो आप यहाँ क्रिएट करें ना पाकिस्तान में। तो ऐसी बनाने की हमारे पास लाखों चीजें हैं, और सिर्फ पाकिस्तान का सिर्फ एक ही स्केप है, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग और रॉ मटेरियल बनाना। अगर ये चीजें, हम 3 चीजें पाकिस्तान में इनका इनकलाब ले आए तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर किसी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो है वो एक बड़ी मजबूत ताकत बन सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स पे ये जो हमारे, और फिर हाई टेक प्रोडक्ट्स यानी कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, जैसे फिजेट स्पिनर है, अब ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, 20 साल पहले किसी को नहीं पता था फिजेट स्पिनर क्या है, उसके मैन्युफैक्चरर्स कम है, तो जैसी कोई ऐसी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो उसको फौरन आपके पास ऐसी टीम हो कि आप उसको लाएं, रिवर्स इंजीनियर करें, बनाना शुरू कर दें, उसको आप दुनिया भर में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी को बनाना नहीं आती। तो अगर आप ई कॉमर्स पे काम भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप ऐसी चीजों को टारगेट करें जो कि ट्रेंडिंग है, अभी उनको साल पहले आई है, 2 साल पहले आई है, 3 साल पहले आई है, 5 साल पहले आई है, 10 साल पहले आई है, एज कम्पेयर टू कि आप ऐसी प्रोडक्ट में आ जाए जिसमें जो 100-100 साल से बन रही है, और जिसमें जिसमें लोग 20-20 साल से उन्होंने उसकी कॉस्ट को इतना ऑप्टिमाइज कर दिया है, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं कि उनसे compete करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह का आप काम करें तो इसमें आपका बहुत अच्छा स्कोप है मेरे ओपिनियन में। आपने माइनिंग की बात करी। इस वक्त जितनी माइनिंग हो रही है वो सब का सब वापस एक्सपोर्ट हम कर देते हैं चाइना को, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हमारे पास बहुत है, और सिलिकॉन की चिप बनाना जो है कि मशीनें इंतहा से ज़्यादा सस्ती है, लेकिन हम अभी तक वेफर नहीं बना रहे हैं, सोलर के पैनल्स का वेफर भी नहीं बना रहे हैं, और उस तक को हम असेंबल नहीं कर रहे हैं। तो थोड़े से हम लोग डरपोक हैं। ये आपने ये बब्बर शेर वाला जो काम किया है कि मैं तो कर लूंगा, तो ये वो कौन सा इंजेक्शन लगवाया है और वो कैसे लगाए नौजवानों को, लोगों को यहाँ पे कि वो डर रहे हैं अच्छा, कि मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि जो हमारा स्मार्ट लड़का है ना, वो तो चला गया किसी मल्टीनेशनल में या मुल्क से बाहर चला गया, और फिर हमारा एक दूसरा दूसरा जो कैटेगरी है वो है हमारा सेट्स, जो हमारे पाकिस्तान के सेट्स हैं। अब वो जो सेट्स हैं उनके, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं स्टेट्स के स्टाइल में, तो ना उनको एचआर बनाते हैं ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली बनाते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेट बनाए ना, अगर मतलब अगर आप सेठ भी हैं, अगर आप एक अच्छे, आप वेल्दी फैमिली में, आप एक तगड़ा एचआर लेकर आए, आप एक तगड़ा एडमिन का हेड लेकर आए, किसी एक शख्स को भी आप आउट ऑफ मेरिट न रखें, आपका कोई भांजा भतीजा दोस्त रिश्तेदार कुछ नहीं है, सबसे नाराजगी मोल ले, ठीक है, और आप एक मेरिट पे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अच्छा एचआर बनाए, अच्छा एडमिन बनाए, अच्छे 50-50 लोगों के इंटरव्यू करके जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री की जो क्रीम है, वो आप लेकर आए। उसके बाद दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं बना सकते। आपके अगर एचआर ठीक है, आपकी हायरिंग ठीक है, आपका इंटरव्यू का प्रोसेस ठीक है, आप लोगों को मेरिट पे ला रहे हैं, तो आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वही सेट स्टाइल में काम करना है, दोस्त का भाई हायर करना है, या अब्बू के दोस्त को खुश करना है, या पुराने अंकल को हायर करना है, उनको राजी करना है, या अपनी दोस्तियां पूरी करनी है उसमें, तो फिर आप एक कॉर्पोरेट नहीं बना सकते। तो हमारा ये मसला है कि हमारा एक तो अच्छा खासा टैलेंट ड्रेन हो गया, वो दुनिया भर में अच्छे अच्छे लड़के चले गए, जॉबें मिल गई, फिर जो है वो कुछ मल्टीनेशनल्स में चले गए, वो मल्टीनेशनल के, और फिर हमारा जो कुछ जो है वो, जो हमारे जिन लोगों के पास जो माशाल्लाह अच्छे हैं, उनमें से कुछ गिनती के लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ 2-3 ग्रुप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल में कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बड़ी तादाद जो सक्सेसफुल नहीं हो रही, उनका प्योर प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल सेट मेंटेलिटी है, जब तक वो उससे नहीं निकलेंगे, उसको कॉर्पोरेट के स्टाइल पे मेरिट पे नहीं चलाएंगे, तो ये रिजल्ट्स उनको नहीं मिलेंगे। फिर
ये चीज है, ये फंडामेंटल फ्लॉ है कि मतलब आप अच्छी एचआर हायर करें, स्ट्रॉन्ग एचआर, यानी आपका सबसे पहला बंदा जो आप कंपनी में हायर करें, नई कंपनी बनाए, तो वो एक आपका उस इंडस्ट्री का बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, ताकि आप जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ बंदा हायर करें वो आप अपना, और थोड़ा सा पीपल पे इन्वेस्ट करें। हमारा सारा होता है यार, जमीन अच्छी ले लें, लैंड अच्छी ले लें, मशीन अच्छी ले लें, अरे भाई उसको चलाना तो इंसानों ने है ना। अब वहां पे बड़ी कंजूसी करते हैं, आप 1 करोड़ रुपए की मशीन तो ले लेते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जब आप मैनेजर रखते हैं ना, तो आप कहते हैं यार मुझसे तो 60,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे, मैं तो 50,000 का बंदा रखूंगा, जबकि जरूरत उस पर लाख रुपए का बंदा है। कि थोड़ा सा लोगों को, अच्छे लोगों को हायर करें और थोड़ा सा दिल बड़ा करें, उनको सैलरी दें, वो आपको उस 1 करोड़ रुपए की मशीन से 20% 30% ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा, और आपको उसमें नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो थोड़ा सा हम अपना दिल बड़ा करें तो उसमें आपको मसले हल होंगे आपके। अच्छा, ये दिल बड़ा करने की दवाई कहाँ मिलती है और वो क्या होती है? नहीं, एक दफा आपको थोड़ी सी सक्सेस हो जाएगी, आप सीख जाएंगे, तो फिर आपका दिल खुद ही बड़ा हो जाएगा जब आप पैसे कमाएंगे तो। ठीक हो गया। जबरदस्त जबरान। कोई चीज जो हम मिस कर गए हों? नहीं नहीं, आई थिंक आज के लिए हमने बड़ा अच्छा कवर किया है, और आई थिंक इससे ज्यादा करेंगे तो फिर बदहजमी हो जाएगी लोगों को, तो मेरा सही। ख्याल है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे परस्यू किया। इतने महीनों से आप मुझे कह रहे थे कि हम बात करते हैं, और बहुत अफसोस है कि मैं अब तक नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह मियाँ के जो काम है वो वक्त सही वक्त पे ही होते हैं। तो बहरहाल, अगेन थैंकफुल कि आपने मुझे टाइम दिया, आपने इतना समझाया, और आप इतना टाइम दे रहे हैं। हम इस कॉन्वर्सेशन को हर महीने एक करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट सवाल जो आएंगे आएंगे, आइडियाज आएंगे। मेरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोग आपको मैसेज करेंगे, कनेक्ट करेंगे। मेरे नेटवर्क में बहुत सारे मैंने हीरे जवाहरात जमा करके रखे हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि उनको मिलके एक बहुत ज़बरदस्त ताज बनाएं, हार बनाएं, और बहुत सारी चीज़ें बनाएं, क्योंकि ये इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे। मैं जितने भी आपके बड़े बड़े प्लान्स और ख्वाहिश हों, मुझे ज़रूर बताते रहिएगा, कि मुझे भी उन्हीं नौजवानों से मोहब्बत है, सितारों पे जो कमन डालने की कोशिश करते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। यकीन कीजिए, दिल से बहुत खुशी हो रही है कि आप ये कर रहे हैं। कुछ दिन पुरानी बात है, मेरे कज़न हैं, उन्होंने मैसेज किया कि आप इनको जानते हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बात उधार चल रही है। वो कहने लगे हम उनके वेंडर हैं, और पता नहीं मैं कोई उनको मशवरे देना चाह रहा हूँ उनकी कंपनी के। तो मैंने कहा भाई आप मुझे वॉइस नोट भेज दें, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब क्योंकि आप कह रहे हैं मैं फारिग होता हूँ सो कॉल्ड, तो मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगा, जब मौका हो तो आप बात कर लीजिएगा। बहुत ही नफीस इंसान है, और आपके फायदे की ही बात करेंगे। ठीक है। जबरान, जबरदस्त। अगेन, जितने भी सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो कमेंट दबा के करें, सवाल दबा के करें। जितने भी आपके गुस्से हैं, जितने भी आप कहते हैं ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, वो ज़रूर कमेंट में लिखें। जाके फिर मैं उन सवालों को तरतीब दे के जबरान के साथ दोबारा एक कॉन्वर्सेशन करूं कि उनके उन वो भी तो क्या कर रहे हैं ना। उन्होंने भी 2 अरब रुपए साल की एक्सपोर्ट कोई मजाक नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। और इस नंबर को अगर एक आदमी अचीव कर लेता है, वो भी न्यूयॉर्क में रहते हुए, तो आप भी कर सकते हैं यहाँ रहते हुए। बस थोड़ी सी खाल मोटी करनी पड़ेगी, और ढीठ बनना पड़ेगा, अपने आप से अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी बातें हमारे मुल्क में, थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसमें सारे अच्छी चीज़ें होती हैं। बहरहाल, थैंक यू अगेन जबरान। दिल नहीं चाह रहा, बट अगेन it was such an honor to talk to you. Assalamu alaikum. प्लेजर इज माइन, थैंक यू सो मच।